Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do remaining section of Unit 4 Counseling Children. This is Unit 4 of Block 1, Group B, MPCE 023 Interventions in Counseling. फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर से हर एक सेक्शन के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं. लर्निंग डिसेबिलिटी का आपको मिल जाएगा, ADHD, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इन सब के मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. सो आज जो बचा हुआ सेक्शन है और नीचे की काउंसलिंग टेक्निक्स, ये हम कवर करने जा रहे हैं जिससे हमारा ये पूरा यूनिट फिनिश हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स. इसमें इन्होंने जो इंट्रोडक्शन है इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है. जैसे कि इन्होंने बताया है कि जब हम किसी भी चाइल्ड की काउंसलिंग करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना पड़ता है. जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट. ये सारे डोमेन्स वो हैं जो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी बनाने में हेल्पफुल होते हैं. सो अगर हम इन सब पे ध्यान नहीं देंगे तो काउंसलिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे. तो पहला जो इन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट की बात की है, इसके ऊपर एक हमारा पूरा सब्जेक्ट ही है, लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, जिसमें हम हर एक स्टेज की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं. तो इसी से रिलेटेड इन्होंने बताया है कि हर एक बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बॉडी का पार्ट डेवलप होना शुरू होता है और अपनी मैच्योरिटी को अचीव करता है. लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ये डिले हो जाता है या फिर आगे बढ़ता ही नहीं है. सो उस स्पेसिफिक केस में उनको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ती है सो दैट वो अपनी एक ऑप्टिमल जो ग्रोथ है उसको अचीव कर सकें. सो यहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है. सेकेंड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे कि आपको पता है कि मेमोरी, अटेंशन, नॉलेज, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कॉग्निशन में आता है. सो इसकी कैपेबिलिटीज़ जैसे जैसे इंडिविजुअल मैच्योर होता है वो भी इंक्रीज होती रहती है. लेकिन कुछ अगेन कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनकी ये डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होती, उस पे हमें काम करना होता है. और नॉर्मल नहीं होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. सोशल फैक्टर हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, हिडन फैक्टर होता है जो हमें पता नहीं होता, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. सो काउंसलर का रोल होगा कि उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करे एंड देन उसका कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर काम करे. अगेन एनवायरमेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. एरिक्सन जो है उन्होंने साइको सोशल थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने हर एक स्टेज के बारे में बात की थी. जैसे फर्स्ट स्टेज थी अपनी ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, सेकेंड जो थी वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एंड देन थर्ड स्टेज थी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, फोर्थ स्टेज थी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर. सो इस तरह से उन्होंने स्टेजेस बताई थी जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा. अगेन इसमें इन्होंने यही बताया कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेज पे इंडिविजुअल अपनी आइडियल स्टेज को अचीव नहीं कर पाता तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है. और जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो उस पर्टिकुलर स्टेज में अटक जाता है और अपने आप को हैप्पी फील नहीं करता. और जब ऐसा होता है तो काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ काउंसलर उसके कॉजेज़ देखता है और उसको ट्रीट करता है. सो नाउ कमिंग टू चिल्ड्रन डिसऑर्डर्स. चिल्ड्रन जो होते हैं वो 17% से 22% बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल से कम की उम्र में एंग्जाइटी डिसऑर्डर या किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं. सो 18 साल से कम उम्र में जब ऐसी चीज़ होती है तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कम्युनिटी, फैमिली, स्कूल, ये कुछ भी हो सकता है और उससे वो कोप अप करना चाहते हैं. तो उस वजह से इनमें बिहेवियरल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं जो बहुत लंबा इफेक्ट छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट छोड़ते हैं बच्चों पे. माल अडेप्टिव बिहेवियर जो चाइल्डहुड में देखा जाता है वो वेरी करता है डेवलपमेंट के रेट के हिसाब से. मतलब कि अगर बच्चे में माल अडेप्टिव बिहेवियर है तो उसकी डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा. अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हो सकते हैं जो निगेटिव हों और इसीलिए बच्चा इनएडिक्वेसी फील करता हो और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ हो, और वो आगे जाके जब एडल्ट बनेगा तो उसमें ये दोनों चीज़ें रहेंगी, परसिस्ट करेंगी.
सो क्या क्या चीज़ें हम बच्चों में देखते हैं जब उन्हें प्रॉब्लम होती है कि एक तो प्रॉब्लम होती है लर्निंग में, दूसरा उनका लो सेल्फ एस्टीम होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे सफ़र करने लगते हैं जब वो नॉर्मल अपनी अचीव नहीं कर पाते ग्रोथ किसी भी लेवल पे, या तो डेवलपमेंटल हो गई या साइकोलॉजिकल हो गई या किसी और तरह की लेवल हो गया। तो जो फैक्टर्स हैं जेनसन ने बताया था 1990 में कि कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि प्रीनेटल साइकोपैथोलॉजी, फैमिली डिस्कॉर्ड, डिवोर्स, लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, चाइल्ड अब्यूज, टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे की मेंटल लेवल पे या फिर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे फ़र्क पड़ता है। सो इसके ऊपर काउंसलिंग की ज़रूरत बच्चे को पड़ती है। कुछ इन्होंने बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बताए हैं, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हैं जो बच्चों में होती है, जैसे कि एलडी जिसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, एडीएचडी का बना चुकी हूँ, एंग्जाइटी डिसऑर्डर का भी है आप वीडियो, डिसऑर्डर्स जो एनयूरेसिस एंड एनकॉर्परेसिस है इसका भी वीडियो है, स्लीप वॉकिंग, टिक्स, ऑटिज्म, इन सब के वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने डाले हुए हैं। तो इसका ये वाला जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन एंड डिसऑर्डर ये भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी आप रेड टिक देख रहे हैं, रेड स्केच पेन का टिक, यानी कि ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की चांसेस हैं। सो ये एलडी मैं बना चुकी हूँ इसका पूरा अच्छे से वीडियो। इसमें भी मैं आपको टॉपिक तो दिखाई सकती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अगेन ADHD इंपॉर्टेंट है, उसके सिम्टम्स एंड कॉजल फैक्टर्स, टेक्निक्स उसकी इंपॉर्टेंट है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सेपरेशन एंग्जाइटी, सिलेक्टिव म्यूटिज्म, टेक्निक्स क्या हैं चिल्ड्रन को डील करने की, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल डिसऑर्डर जो है स्लीप वॉक, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे इनके वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के भी बना चुकी हूँ। और नाउ हमें यहाँ से करना है जो मैंने नहीं किया है इस चैप्टर का। जनरल काउंसलिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं। बहुत सारे काउंसलिंग टेक्निक होते हैं। फर्स्ट है डिफाइनिंग देयर वर्ल्ड। जब भी आप बच्चों के साथ काउंसलिंग करते हैं तो आपको कुछ भी इंटरप्रेट अपने से नहीं करना है। आपको बच्चे के साथ पहले रैपोर्ट बिठानी होगी, उनके साथ एक दोस्ती करनी होगी जिसकी वजह से वो आपसे खुल के बात कर सकें, आपके सामने कंफर्टेबल फील करें। सो जब भी आप थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो उनके व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए जिससे कि बच्चा आसानी से आपके दिए कहे हुए क्वेश्चंस का आंसर दे सके। आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछें जो उन्हीं की भाषा में है, चाहे वो खेल खेल में पूछे चाहे कैसे भी पूछें, लेकिन हमें उनके साथ रैपोर्ट बना के एक ट्रस्ट क्रिएट करना होगा और इस तरह का उसके साथ माहौल पैदा करना होगा कि वो बच्चा कंफर्टेबल फील करके अपनी पर्सनल सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन कर सके। शेयरिंग देयर वर्ल्ड, इनकी दुनिया को जानने के लिए हमें रोल प्ले खेलना होगा, इनके साथ रोल प्ले करना होगा। ये रोल प्ले एक टेक्निक होती है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बच्चों के अंदर की चीज़ें निकलवाने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हम जैसे कि मैं अगर काउंसलर हूँ तो मैं उसे बोलूँगी कि मैं एक प्ले लिख रही हूँ और इसमें मेरी हेल्प करो इस प्ले को लिखने के लिए, मुझे कुछ बताओ क्या डायलॉग देना है, कैसे करना है। तो जब हम उससे ये चीज़ें करेंगे, या हम रोल प्ले में ऐसा भी कर सकते हैं कि जो चाइल्ड है वो एक पेरेंट का रोल प्ले करेगा और जो काउंसलर है वो दूसरे पेरेंट का रोल प्ले करेगा और उसको बोलेंगे, बच्चे को बोलेंगे कि आप स्क्रिप्ट लिखवाओ मेरे साथ मिलके बैठ के, पापा क्या बोलते हैं, मम्मी क्या बोलती है। इस तरह से उसकी इमोशंस हम निकलवा सकते हैं जो बच्चे के अंदर दबे हुए हैं। शोइंग देयर वर्ल्ड में हम आर्ट थेरेपी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आर्ट बहुत इफेक्टिव मेथड होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक आर्ट थेरेपिस्ट होना हो, ये कोई भी काउंसलर कर सकता है। सो यू नीड नॉट टू बी अ सर्टिफाइड थेरेपिस्ट। सो जब आप बच्चे के साथ बैठते हैं तो उसको इंटरेस्टिंग चीज़ ड्रॉ करने के लिए बोलें, उसको उसका जब ध्यान बटेगा वो कंफर्टेबल फील करने लगेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्बली नहीं बोल सकते, बातों से नहीं बता सकते कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन जब वो आर्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर देते हैं। सो हम आर्ट के थ्रू उनके अंदर की चीज़ें निकलवा सकते हैं। तो पिक्चर जो होगी वो उससे हम ये बोल सकते हैं बच्चे से कि आप पूरे दिन में क्या करते हो, सुबह से लेकर शाम तक आपका टाइम कैसे निकलता है, उसको ड्रॉ करके बताइए। एंड दैट वो चाइल्ड जो है वो पूरा उस तरह से बना के आपको दिखाएगा और उसमें आप डिफरेंसेस देख सकते हैं एक नॉर्मल लाइफ में और एबनॉर्मल लाइफ में। सो अगर चाइल्ड रेजिस्टेंट फील करता है तो उसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसे बोलें कि आप अपना बनाओ, मैं अपना बनाऊंगी और मैं अपना तभी दिखाऊंगी जब आप अपना दिखाओगे मुझे। सो इस तरह से उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा।
अनदर टेक्निक इज़ प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपिस्ट जो होते हैं वो मेंटल हेल्थ कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो होता है उसी की तरह होते हैं, और वो 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं, जो 30 से लेकर 50 मिनट का एक सेशन होता है। जो एसोसिएशन है प्ले थेरेपी का, वो ये कहता है कि ऑन एन एवरेज 20 सेशन तो लगते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इससे कम सेशंस में भी शो करने लगते हैं इम्प्रूवमेंट, और कुछ बच्चों को 20 सेशन से ज़्यादा लगते हैं। जो प्ले थेरेपिस्ट होता है वो टाइम स्पेंड करता है बच्चे के साथ, और समटाइम्स ये जो सेशंस हैं वो फैमिली मेम्बर्स के साथ भी होते हैं। तो प्ले टेक्निक से हम चाइल्ड का बिहेवियर नोटिस करते हैं, उसकी लर्निंग एंड इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह का क्या चीज़ लैकिंग है, और फिर जो प्रॉब्लम अराइज होती है एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस की वजह से, या फिर पेरेंट्स के डिवोर्स, या नेचुरल डिजास्टर, या डोमेस्टिक वायलेंस, डेथ, वॉर, इन सब चीज़ों की वजह से जो स्ट्रेस होता है उसको वो हम पता लगा सकते हैं। कुछ और काउंसलिंग के बारे में बताया है जो मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स के साथ किया जाता है, यानी कि एडोलेसेंट्स। ये वो बच्चे हैं जो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, इनकी कॉग्निटिव स्ट्रेटजी सेल्फ डायरेक्टेड होती है, और ये बहुत ज़्यादा एकेडमिक परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अटेंडेंस जो है इनकी इम्प्रूव हो सकती है, और जो टार्डीनेस दिखाते हैं वो डिक्रीज हो सकती है। तो एडोलेसेंट डेवलपमेंट के बारे में बताया है इन्होंने कि जो चाइल्ड होता है, जैसे आपको पहले ही पता होगा, काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करने लगता है, और एबिलिटीज़ इसकी इम्प्रूव हो जाती है हर चीज़ में, हर एक एक्टिविटी में इनका एब्स्ट्रैक्ट थॉट प्रोसेस होता है। ये बच्चे ऐसे होते हैं जो सोफेस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी दर्शाते हैं। सो मिडिल स्कूल जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना चाइल्डिश बिहेवियर में कभी कभी वापस आ जाते हैं जब इनको एंग्जाइटी होती है, या ये फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या इनको खुद पे शक होता है, तो ये बचपना शो करने लगते हैं। जो डेवलपमेंट की स्ट्रेंथ है वो वीकनेसेस को कम करने के लिए और अपनी जो ग्रोथ है उसको मॉनिटर करने में हेल्प कर सकते हैं अगर हम इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें। इनको चाहिए है ऐसा जो इनकी काउंसलिंग कर सके और एक एज अ रोल मॉडल इनको अपनी बता सके कि भाई कैसे किसी की लाइफ खराब से अच्छी हो गई है। तो जब वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो वो रोल मॉडल से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं ये एडोलेसेंट बच्चे। तो उनको इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं और दे वांट टू फॉलो सच पीपल। सो इस तरह का ये काम करते हैं। काउंसलिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो मिडिल स्कूल स्टूडेंट जो होते हैं ये एंगेज होते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस में, जैसे कि मेमोरी, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इवैल्यूएशन। इन्होंने बताया कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है जब स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन को कंसीडर करता है, रिलेशनशिप्स एंड कंपेरिजन्स को अंडरस्टैंड करता है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग वो होती है जो प्रिडिक्ट, हाइपोथेसाइज, इन्फर्स एंड रिकंस्ट्रक्ट, कोई पुरानी चीज़ से नई चीज़ बना देना, उस तरह से इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। इवैल्यूएटिव थिंकिंग में ये जज, डिफेंड्स, जस्टिफाइज चॉइसेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये 3 तरह की थिंकिंग इन बच्चों में होती है। रिगार्डिंग मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, एक थेरेपी है जो फोकस करती है इनकी एडोलेसेंस के एकेडमिक मोटिवेशन बढ़ाने में, उसको कि वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने लगे। जो काउंसलर हैं वो स्टूडेंट से मिल सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं फोकस करने में, उन्हें अवेयर करा सकते हैं मोटिवेशनल इश्यूज़ पे, और उसको मना करने से अच्छा है उसको फेस करना, किसी भी प्रॉब्लम को डिनाई करने से अच्छा है उसको फेस करना। ये चीज़ उनको मोटिवेट करा सकते हैं। मोटिवेटर्स जो होते हैं वो गोल अचीवमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं, कंपटीशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी एंड पॉजिटिव सोशल स्टैंडर्ड्स के बारे में उनको गाइड किया जा सकता है। दूसरी जो काउंसलिंग टेक्निक्स इन्होंने बताई हैं, यहाँ पे जो इन्होंने लिस्टिंग की है उसी का ही डिटेल नीचे है, तो मैं सीधे डिटेल पे चली जाती हूँ। फर्स्ट है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट होता है कि जो काउंसलर है वो हेल्प करेगा क्लाइंट को, जो भी बच्चा है जिसकी एज 7 साल से ज़्यादा है,
कि वो अपने मोटिव्स बताए, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, और उसको ये समझाना पड़ेगा कि दैट चाइल्ड हैज़ टू बी वेरी ट्रूथफुल, एंड जो भी इंफॉर्मेशन दे वो बहुत सच्चाई से दे। जब वो ऐसा करेगा तो उसको खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा और वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काम कर पाएगा। तो उसमें जब पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी खुद के बारे में तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट शो करेगा। तो काउंसलिंग टास्क ये है इसमें कि हम उसको प्रोवोक करें, उसको जगाएं कि अपने पुराने इमीडिएट एक्सपीरियंसेस को वो शेयर करे और उसको उससे सीखे। सेल्फ एफिकेसी, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है खुद पे विश्वास रखना कि आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं, उसको सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। तो सेल्फ एफिकेसी सब में नहीं होती, यानी स्किल्स तो मोस्ट ऑफ द पीपल डू हैव, बट सेल्फ एफिकेसी नहीं होने की वजह से वो अचीव नहीं कर पाते। तो जो काउंसलर है वो क्लाइंट के सेल्फ एफिकेसी को चेक करेगा, उसको बिल्डअप कराएगा और उसको विश्वास दिलाएगा कि वो बच्चा जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो जिनकी हाई सेल्फ एफिकेसी होती है वो तो अपने फ्रेंड्स, जैसे कि एक एग्जांपल उन्होंने बताया, कोई बच्चा जिसकी हाई सेल्फ एफिकेसी है फ्रेंड्स बनाने में, तो वो फ्रेंड्स तो बना लेगा आराम से। लो सेल्फ एफिकेसी अगर पब्लिक में बोलने की है तो वो नहीं बोल पाएगा। सो उस पर हम काम कर सकते हैं। तो सेल्फ एफिकेसी कंसर्न होती है स्किल से नहीं बल्कि बिलीफ सिस्टम पे। तो हम अगर उसका बिलीफ सिस्टम चेंज कर दें तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो काउंसलर हेल्प कर सकता है उसको इन चीज़ों में। जैसे कि इन्होंने बताया है, बांदुरा ने 2000 में ये बताया था कि डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं काउंसलर जो हेल्प कर सकता है क्लाइंट को सेल्फ एफिकेसी बढ़ाने में। फर्स्ट है मास्टरिंग एक्सपीरियंसेस। मास्टरिंग स्किल का मतलब होता है प्रॉब्लम को कम करना और चाइल्ड को एनकरेज करना कि वो अपनी मिस्टेक से सीखे और नई नई स्किल्स लर्न करता रहे। जब वो नई स्किल लर्न करता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और सेल्फ एफिकेसी भी बढ़ जाती है। तो चाइल्ड को फ्यूचर चैलेंजेस के बारे में सोचना पड़ेगा और उसके लिए कॉन्फिडेंट रहना होगा। विकैरियस एक्सपीरियंस का मतलब होता है किसी दूसरे को देखकर सीखना, किसी को रोल मॉडल बना लेना। जैसे कि अगर हम जनरली देखते किसी बच्चे को कुछ सिखाना होता है तो बोलते हैं उसको, ये देखो तुम्हारी क्लास का ये बच्चा तो कर रहा है, करके देखो ये कर रहा है, तुम भी तो कर सकते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड विकैरियस एक्सपीरियंस। सो उसको जब दूसरे को देख के हम करते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो भावना जाग जाती है कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सो नेक्स्ट है परसुएशन एंड एनकरेजमेंट। बच्चे को हमेशा एनकरेज करें और उसका जब वो अच्छा काम करे तो उसको रिवार्ड भी दें। जब रिवार्ड मिलता है तो बच्चे को इंटरेस्ट आता है कि उसने कुछ अचीव किया है। छोटे छोटे स्टेप्स में रिवार्ड देना ज़रूरी होता है इस केस में, सो दैट वो अपने बिहेवियर में चेंज लाए और हमेशा प्रोग्रेसिव रहे और सक्सेसफुल होता रहे। इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशनल अराउजल। कभी कभी बच्चे जो हैं वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर को सफ़र कर रहे होते हैं और चांसेस होते हैं कि ये जो सिम्टम्स है ये फिजियोलॉजिकल भी हो जाए, यानी कि बच्चे का सर दर्द होने लगे एंग्जाइटी की वजह से और हम सोचें डॉक्टर को दिखा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा कि आखिर हो क्या रहा है। किसी बच्चे का एंग्जाइटी की वजह से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, हमें लगता है कि शायद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हम उसको तरह तरह से डील करते हैं लेकिन हम उसकी काउंसलिंग नहीं करवाते। सो हो सकता है कि वो कुछ और मेंटल डिस्टर्बेंस हो उसके अंदर जिस वजह से वो ये चीज़ें फील कर रहा है। सो हमें इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो साइकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से तो नहीं है। सो इस पे हमें काम करना होगा। सेकंड जो काउंसलिंग टेक्निक इन्होंने बताई है वो है सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर। कुछ बच्चे होते हैं जिनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर होती है तो वो सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर शो करते हैं। तो 3 कैटेगरी के सेल्फ डिफीटिंग ये बिहेवियर बताए गए हैं जो रॉय बॉम्बेस्टर ने 1997 में दिए थे। फर्स्ट है डेलिब्रेट सेल्फ डिस्ट्रक्शन। बच्चा खुद को सेल्फ हार्म करेगा, किसी तरह से चोट लग जाएगी तो खून बहने देगा, रोकने की कोशिश नहीं करेगा या ऐसे काम करेगा जिससे इंजरी होती है लेकिन फिर भी करता रहेगा। ट्रेड ऑफ होता है कि ओवर स्ट्रेस करना, खुद को इमोशनल डिस्ट्रेस, शाइनेस, ये सब फील करना, मतलब निगेटिव इमोशंस को कैरी करना। काउंटर प्रोडक्टिविटी मतलब अनप्रोडक्टिव रहना, उल्टे काम करना, जिससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा वो करते रहना, किसी एक चीज़ से ही चिपके रहना, सपोज मोबाइल से ही चिपके रहना, कुछ काम नहीं करना, सारे टाइम मोबाइल में घुसे रहना। सो ये ऐसे बिहेवियर्स हैं जो काउंटर प्रोडक्टिविटी कैटेगरी में आते हैं और ये जो इमोशनल जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है उनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो हमें जो क्लाइंट सेंटर
सेंटर्ड अप्रोच को यूज़ करना होगा इसके लिए, और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना होगा, जिस वजह से ये बच्चे इम्प्रूव करेंगे और खुद पे विश्वास करेंगे। सेल्फ मॉनिटरिंग एक और टेक्निक है जिसको हम सिखा सकते हैं अपने क्लाइंट को, जैसे कि जो काउंसलर है वो क्लाइंट को ये बताए कि कब उसके नेगेटिव एटीट्यूड आना शुरू हो जाता है या वो कैसे लोगों पे नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ता है। तो जब क्लाइंट अगर हाई सेल्फ मॉनिटर है, हाई सेल्फ मॉनिटर का मतलब ये होता है कि बहुत सेंसिटिव होना कि उसका दूसरों पे असर क्या जाएगा, और लो सेल्फ मॉनिटर वो होते हैं जो बिंदास होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोच रही है। सो वो अपने इंप्रेशन मैनेजमेंट और बिहेवियर पे कोई ध्यान नहीं देते, बिल्कुल ही कंसर्न नहीं होते। इन्होंने यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक करी है, जो यहाँ लो सेल्फ मॉनिटर नहीं आना था, यहाँ हाई सेल्फ मॉनिटर आना था। जो हाई सेल्फ मॉनिटर के लोग होते हैं वो उनके स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल होते हैं और बिहेव करते हैं इन लाइन, हमेशा हाई लेवल पे बिहेव करें, बहुत तमीज़ से पेश आएंगे। और जो लो सेल्फ मॉनिटर्स होंगे वो खुद को बहुत फ्लैक्सिबल और प्रैग्मेटिक होते हैं वो। तो यहाँ आप ज़रा अमेंड कर लीजिएगा, यहाँ लो की जगह हाई कर लेना और यहाँ हाई की जगह लो कर लेना। सो काउंसलर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इसको मॉडरेट करने के लिए, मतलब हाई और लो दोनों ही ख़राब हैं, क्योंकि ये फिर एंग्जाइटी पैदा करते हैं दोनों केसेस में। एक को नेगेटिव रेस्पॉन्स मिलने की वजह से, और एक को ये कि उसको हमेशा आइडियली माना जाता है, वो फिर वो अपने लाइन से भटक जाए कभी तो वो गिल्टी फील करता है। तो इस वजह से दोनों को मॉडरेट लेवल पे लाना बहुत ज़रूरी है, ये काउंसलर का काम होगा। सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाना और खुद को कैसे एडजस्ट करना है वो काउंसलर का काम होगा। ये जो जितनी भी टेक्निक्स हमने ऊपर पढ़ी हैं वो सारी बच्चों को सेल्फ इमेज रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है कि वो खुद कैसे हैं, और लर्न करना कि वो कौन है एक्चुअली और उनका गोल क्या है लाइफ में, और ऐसे गोल उनको रियलाइज़ कराना जो रीचेबल हैं, और वो खुद पे विश्वास करना सीखे और शॉर्ट टर्म गोल्स रखें। और जो काउंसलर है वो चिल्ड्रन को हेल्प कर सकता है इन सब चीज़ों में, और उनकी स्ट्रेंथ को एम्फेसाइज करे, वीकनेसेस पे ज़्यादा जोर देके डिप्रेस ना हो, ये चीज़ें सिखाना पड़ेगा। सो चाइल्ड को कैसे पॉजिटिवली सोचना है, इमोशंस को कैसे स्टेबल रखना है, ये सारी चीज़ें काउंसलर का काम होगा जब वो बच्चों से डील करेगा। So friends, this was unit 4 which I have finished in 3 days since this chapter was too big. So in the next video I am going to make unit 3. So stay tuned. Thanks for watching my video. Do subscribe my channel. Do not forget to press the notification bell and kindly share my videos to your groups and friends. Since I have less connectivity with the outer world, so I am occupied making your videos. So इसके बदले आप इतना करें कि मेरे वीडियो ज़रूर स्टूडेंट से शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सीखने का मौका मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.